हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। हम लोग बात कर रहे थे, हमने लैंड्स की बात की है ना। हमने मैदानी क्षेत्र की बात कर ली, पहाड़ी क्षेत्र की बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे थे पठारीय क्षेत्र के बारे में, जिसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट कर देखा था। और हमने सबसे पहले शुरू किया था केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, जिसमें हमने अरावली माउंटेन हो गया, मेवाड़ का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया और विंध्य पर्वत श्रृंखला, इसको यहाँ पर देखा था। अब हम इसी इन सभी सेक्शंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का जो केंद्रीय उच्च भूमि से रिलेटेड पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी अरावली श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये किसका भाग है। हमने केंद्रीय उच्च भूमि की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले अरावली श्रेणी, याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किसका भाग है, ठीक है। इसके अलावा मेवाड़ का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, इसके बाद आ जाता है आपका बुंदेलखंड। क्योंकि क्वेश्चन पता है कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो आपको अभी मैं जब मैपिंग के थ्रू बताऊंगी ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको पता होगा कि अगर मेवाड़ के पठार की बात हो रही है या बुंदेलखंड की बात हो रही है, तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर विंध्यन श्रेणी, ठीक है, विंध्यन श्रेणी। अब देखो, सबसे पहली चीज आज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसका जो निर्माण है, यानी कि इसके बनने की जो प्रक्रिया है, ये लगभग 600 से लेकर 7,500 मिलियन वर्ष पूर्व, कितना, अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसकी जो बनने की प्रक्रिया है ये कब शुरू हुई है, तो 600 से लेकर 750 मिलियन वर्ष पूर्व। यहां पर लिख लो 600 से लेकर 750 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। अभी मैंने कार्य जो एक पीरियड है, जैसे हम इरा पढ़ते हैं, इपोज पढ़ते हैं, पीरियड पढ़ते हैं, तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड था ये कौन सा था, कैम्ब्रियम काल था। कौन सा था, कैम्ब्रियम काल के समय जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये पूरे विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में आती है, ठीक है। तो ये संसार की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, लिख लो यहाँ पर, संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत, ठीक है। कौन सा है, संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत। यहाँ पे याद रखिए कैसा है, वलित पर्वत है। यहीं पर जब मैंने आपको माउंटेन्स कराए थे, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला कराई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये भी कैसी है, फोल्डेड है, यानी कि वलित है, लेकिन वो कैसी है, नवीन है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी चट्टान है और प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का ये जो खंड है ना, ये आपके गोंडवाना लैंड से टूटकर ऊपर की तरफ बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से आकर टकरा गया, है ना। तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो तो नया है, इसीलिए हम हिमालय में जो वलित पर्वत है उनको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। अब ये तो कई हजार वर्ष पूर्व पुरानी गोंडवाना प्लेट है, जिसमें
आप लगभग 600 से लेकर 7.5 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, आपके अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें कि इसकी जो वर्तमान स्थिति है, अब ये कैसा पर्वत बन गया है, तो लगातार इसमें अपरदन अपक्षय की क्रिया होने से अब ये कैसा है, एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में यह एक अपशिष्ट पर्वत है, शिष्ट पर्वत है। इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो मैंने आपको जब चट्टाने पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि जितना भी हम भूभाग आज देख रहे हैं, ये क्या हुआ है, सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय जो चट्टाने बनी, सबसे पहले वो कौन सी थी, आग्नेय क्रम की चट्टाने थी, और इन्हीं में लगातार क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और इसी से कायांतरित नीस, है ना, शिष्ट, ये सभी प्रकार की चट्टाने हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो याद रखिएगा ये किस प्रकार की चट्टानों की बात करें। ठीक है, तो ये कैसी है, आग्नेय क्रम की चट्टाने, और आग्नेय क्रम में कौन सी है, ग्रेनाइट, नीस, है ना, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सभी चट्टानों की अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है, यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानों की अधिकता है, तो ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्ज। अब देखो, क्योंकि चट्टानों की हम बात करते हैं तो सीधी स्वाभाविक सी चीज है कि यहाँ पर अब इन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो उस आधार पर आप यहाँ पर इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पास में जो भी क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं अगर प्रीवियस क्लास का अगर थोड़ा सा भी कंटेंट आपके दिमाग में होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि इसका जो विस्तार है ये कहां से कहां तक है। ठीक है, जो भी लिख रही हूं नोट करते चलिएगा। विस्तार, विस्तार इसका कहां से कहां तक है, तो गुजरात से लेकर दिल्ली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक पूरी की पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये फैली हुई है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, लगभग लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 800 किलोमीटर तक है। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें अगर यहाँ पर इसकी औसत औसत चौड़ाई, सॉरी, औसत चौड़ाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लगभग 350 से लेकर 900 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मीटर होगा। ठीक है, कितना, 350 से लेकर 900 मीटर तक की इसकी औसत चौड़ाई देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो हमने बात की कि गुजरात से लेकर ऊंचाई, सॉरी, ठीक है, अगर यहाँ पर अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए, हमने बात की गुजरात की, गुजरात कहाँ है, यहाँ पर है, ये है दिल्ली। ठीक है, ये है दिल्ली, तो यहाँ तक ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, ये क्या है आपकी अरावली रेंज। रेंज किसे कहते हैं, एक लंबी पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं। ठीक है, अब अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये क्या है, एक पूरी की पूरी श्रृंखला है, तो यहाँ पर
इस अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर। और ये कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च शिखर, तो यहां पर लिख लो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु। इसकी हाइट भी पूछ ली जाती है, किस राज्य में स्थित है ये भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन जो कि राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, क्या नाम है? माउंट आबू। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो माउंट आबू है वो कहां पर स्थित है, तो ये गुरु शिखर श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, कौन सा? माउंट, और किस जिले में? सिरोही जिले में। ठीक है, माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है। इसके साथ साथ एक और फेमस जो टेम्पल है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर? माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पर मैं आपको स्टेट्स भी बता देती हूँ। तो ये है आपका क्या? ये तो हो गया आपका गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ठीक है, ये हो गया आपका पंजाब, ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और ये है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो देखो आगे बताऊंगी कि दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन अलग से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखो, अगर बात करें देखो वैसे तो सभी जगह पर अलग अलग नामों से अरावली पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। जैसे उदयपुर के पास अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो इसको जरगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर टोडगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भड़वाड़ा कहा जाता है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर इसको रायसेना हिल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं जो कि इस पर्वत श्रृंखला से होकर निकलती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो आपने देख लिया, यहाँ पे ड्रॉ करते हो। ये अगर नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वो कर लो। ठीक है? यहाँ पे
ये होगी आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब देखो अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर एक नदी बहती है जो कि कहां पर, गुजरात में स्थित रन ऑफ कच्छ। ठीक है, यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये क्या है, कच्छ का रन, रन ऑफ कच्छ, इंग्लिश में भी लिख सकते हो रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो यहां से कौन सी नदी निकलती है, आपकी लूनी नदी। ठीक है, क्या नाम है, लूनी नदी। ठीक है, और ये निकल कर जो इसका प्रवाह है वो किधर से निकल रही है, पश्चिम से हो, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ फ्लो करते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ती है और जाकर गुजरात में स्थित कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं, अंतःस्थलीय रिवर। ठीक है, क्या बोलते हैं इस नदी को, ये कैसी नदी है, अंतःस्थलीय नदी। अंतःस्थलीय का मतलब क्या है कि ये किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है बल्कि स्थल में ही समाप्त हो जाती है। पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहां से जब नदी निकलती है तो यहाँ पर आकर इसी क्षेत्र में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब एक चीज आप देखोगे कि जब ये नदी निकलती है तो कैसी होती है, फ्रेश वाटर होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक होती है, लेकिन जैसे जैसे ये दक्षिण की तरफ गुजरात में पहुंचती है ये कैसी हो जाती है, खारे पानी की नदी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में ये जो क्षेत्र है ये क्या है, पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा लूनी नदी है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जब निकलती है तो फ्रेश वाटर लेक कहलाती है, फ्रेश वाटर रिवर कहलाती है और कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल नदी। ठीक है, जो कि यहां से निकल, इसका जो प्रवाह है वो क्या है, उत्तर की तरफ है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, कल मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम क्या है, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ पठार। ठीक है, और यहाँ पर है आपका बुंदेलखंड, क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण में है आपकी, यहाँ पर क्या है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्यन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इस मेवाड़ पठार, बुंदेलखंड पठार और विंध्यन के बीच में यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है मालवा का पठार, मालवा का पठार जो कि बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा किस तरीके से निर्मित है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ढलान है वो कैसा है, पूर्व की ओर, सॉरी उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर जो चंबल नदी है वो निकल कर क्या होती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है, और इसकी एक बहुत ही सहायक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम क्या है, बनास रिवर, जो कि यहाँ से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी है, ये हो गई आपकी चंबल और ये हो गई आपकी बनास। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एक बहुत ही एक और इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है साबरमती। ठीक है, ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला से होती हुई गुजरात में स्थित ये जो समुद्र तट है जिसको हम क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी जो है वो समाप्त हो जाती, कौन सी, साबरमती। ठीक है,
को ध्यान रखिएगा। जो कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करती चल रही हूँ साथ के साथ यहाँ पर उसको ड्रॉ करते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? यहाँ भी हमने चंबल नदी की बात की, तो क्योंकि ये हम आगे रिवर में भी देखेंगे, लेकिन चंबल रिवर जो है ये किसकी, यमुना रिवर की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी, ठीक है? और यहाँ पर हमने देखा बनास, बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सांवर झील, सांवर झील, ठीक है? सांवर झील की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है? भारत में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है? सांवर झील की बात करें तो ये कैसी है, और खारे पानी की झील है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहां पर स्थित है, राजस्थान में, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूरी तरफ से, यहाँ पे अगर आप इसको लोकेशन देखोगे तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला से पूरी तरीके से घिरी हुई है। कौन सी, सांवर झील, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? अब बात कर ले तो कुछ, अब देखो यहाँ के मॉनसून को देखते हैं, रिवर देख ली हमने, है ना? अब देखो, आपने देखा कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में क्या है, पूरा का पूरा डेजर्ट है, लेकिन आप पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जो वनस्पति है ना, जो कंपैरेटिवली आपको बेटर मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून जो है जब भारत में प्रवेश करता है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, और जब ये गुजरात की तरफ इस तरीके से मानसून आगे बढ़ता है, ठीक है, इस तरीके से, अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से जो हवाएं आ रही है वो क्या हो रही हैं, इस तरीके से इसके पैरेलल, यानी कि इसके समानांतर ही ऊपर बढ़ जा रही हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं इस तरीके से, मॉनसून पवनें जो इस तरीके से आगे बढ़ती हैं, वो जाके आगे टकराकर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जलवायु की बात करें, ठीक है, जलवायु की बात करें तो ये कैसा है, जलवायु का जो विभाजन है वो दो भागों में हम अलग अलग देखते हैं। जलवायु विभाजन दो भागों में देखते हैं, एक जो कि पश्चिम की ओर है और एक पूर्व की ओर, पश्चिम और पूर्व, ठीक है? पश्चिम में आप देख सकते हो कि समानांतर है, तो इस क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, थार रेगिस्तान है, ठीक है, थार रेगिस्तान है। वैसे तो सभी को लगता है कि जैसे ही राजस्थान का नाम लिया तो इसका मतलब पूरा राजस्थान जो है वो रेगिस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा, ना कि पूर्व में, ठीक है? क्योंकि पूर्व में मानसून हवाएं जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराकर यहाँ पर वर्षा करती हैं। अब देखो, क्योंकि ये पैरेलल जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में आपको कुछ वर्षा, लगभग 25 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो आपको पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन जो मानसूनी हवाएं जाकर पूर्व से टकराती हैं अरावली पर्वत श्रृंखला से, ये यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती हैं, ठीक है? 150 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ करेंगी, पूर्व में करती हैं, लेकिन पश्चिम में क्या है, इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है?
इसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेवाड़ का पठार है वो पूर्व में है या पश्चिम में है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है मेवाड़ का पठार। मालवा का पठार कहाँ है? उत्तर उत्तर पूर्व में। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब ठीक है, तो माउंटेन, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हम हिल स्टेशन की मैं आपको बता रही थी कि एकमात्र हिल स्टेशन है कौन सा? माउंट आबू, जो कि कहाँ स्थित है? इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में। इसीलिए वहां पर काफी घने जंगल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कौन कौन से खनिज जो हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि यहाँ पे जो चट्टाने वो कैसी हैं, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट। तो यहाँ पर जो चट्टाने हैं इनमें किस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। खनिज की बात करते हैं। ठीक है, बहुत बार बहुत सारे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, खनिज में दो तरीके के खनिज हो जाते हैं, एक तो धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिज, धात्विक, ठीक है। धात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? कॉपर हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो कॉपर है यहाँ पर निकाला जाता है। तो पहला तो हो गया, आप इधर लिख लो। ठीक है, धात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो धात्विक खनिज में कौन कौन से हो जाएगा? एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है कॉपर। ठीक है, राजस्थान में कॉपर का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो कॉपर स्पेशली इसके लिए जो जगह है, जो खान है, वो कौन सी है? कॉपर, जिसे तावा कहते हैं। ठीक है, तावा एक बहुत ही फेमस जगह है, खेतड़ी, खेतड़ी की खान, जहां से कॉपर को निकाला जाता है। तो पहला हो गया धात्विक में खनिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है कि खेतड़ी संबंधित है किससे? कॉपर से, या फिर लौह अयस्क से, कोयले से। तो याद रखना ये किससे संबंधित है? आपके कॉपर से संबंधित है। और कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में। कभी कभी इसकी स्पेशल जगह भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लो झुंझुनू जिला, राजस्थान में स्थित है, नॉर्दर्न राजस्थान में। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में। तो पहला हो गया कॉपर। दूसरी अगर हम बात करें तो जो यहां से निकाला जाता है आयरन। दूसरा कौन सा है? आयरन, जो कि आप देखेंगे कौन से क्षेत्र से? जयपुर क्षेत्र से, जयपुर के क्षेत्र में। तीसरा हो जाता है आपका यहाँ पे कुछ मात्रा में चांदी और अभ्रक, अभ्रक भी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए धात्विक खनिज, खनिज जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं और इनका खनन किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात कर ले यहाँ पर अधात्विक की। तो अधात्विक में कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर लिख लो चूना पत्थर, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा चूना पत्थर, संग मरमर, ठीक है, और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर। संगमरमर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो संगमरमर के लिए एक बहुत ही फेमस जो संगमरमर है जिसका नाम है मरकाना। ठीक है, उच्च कोटि का जो संगमरमर है जो कि राजस्थान पाई जाता है, वो कौन सा है? मरकाना संगमरमर। यहाँ पे लिख लो उच्च कोटि का संगमरमर कौन सा है? मरकाना। ठीक है, कौन सा है?
ये भी कहाँ पे पाया जाता है? आपके राजस्थान में पाया जाता है। ये मरकाना जो संगमरमर है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही संगमरमर जो है आपके जो ताजमहल जो बनाया गया है उसमें यूज किया गया है। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता, उन दोनों जगह पर इस मार्बल का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए भी क्वेश्चन हो जाता है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में एसएससी के, कि राजस्थान में सॉरी जो ताजमहल में यूज किया जाने वाला संगमरमर है वो कहाँ से लाया गया था। तो याद रखना राजस्थान के मरकाना जगह में, तो वह उसी के नाम पे रखा हुआ है। तो मरकाना संगमरमर जिससे कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं? एक तो हो गया आपका ताजमहल, कहाँ पर स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दे रही हूं। और दूसरा है विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये भी, ये वैसे तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे ये भी पूछा जाता है कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ है? ये है आपके कोलकाता, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला इस श्रेणी से रिलेटेड जितने भी चीजें थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें यहाँ पर देख ली हमने। माउंटेन रेंज के बारे में देख लिया, हिल स्टेशन देख लिया, रिवर्स के बारे में भी जान लिया, ठीक है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे अभी आपका ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो समाप्त हो गया है। इसके आगे अब हम जो क्षेत्र देखेंगे वो मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्षेत्र आप यहाँ पर देखेंगे ये बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित है। और ये बेसाल्ट चट्टानें कैसे यहाँ पर बनी है उनका भी फॉर्मेशन हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।